मोलिकुलर बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम सबसे पहले क्रोमैटिन स्ट्रक्चर समझेंगे। डीएनए एग्जिस्ट इन अ कंडेंस क्रोमैटिन फॉर्म टू फिट इनटू द न्यूक्लियस। अब ये कंडेंस क्रोमैटिन फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करता है? जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो लूप अराउंड करते हैं इस हिस्टोन प्रोटीन के। ये जो सर्कुलर ऑक्टोमर प्रोटीन है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है। जब वो इसके अराउंड लूप करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम पे आके जब H1 लिंकर प्रोटीन बाइंड करती है तो ये लिंकर डीएनए बन जाता है और ये स्टेबलाइज करता है क्रोमैटिन फाइबर को। इसके अलावा इस लिंकर डीएनए के प्रोटीन के अलावा जो इनका स्ट्रक्चर टाइटली बाउंड होता है वो इस वजह से भी होता है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। तो इस वजह से भी इनकी टाइट कॉइलिंग होती है। तो जो डीएनए वो एग्जिस्ट करता है इन अ कंडेंस्ड क्रोमैटिन फॉर्म। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने हमें बताई हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना डीएनए होता है। ये हमें ऑलरेडी से पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफरेंट होता है, वो सर्कुलर होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। इट डज़ नॉट बाइंड टू द हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमें उन्होंने निमोनिक दिया हुआ है, हिस्टोन्स आर लार्ज एंड हैव पॉजिटिव चार्जेस। तो इस लार्ज से ही हमें पता है कि जो पहले दो अल्फ़ाबेट्स हैं लाइसिन और आर्जिनिन, दे मेक अप द हिस्टोन प्रोटीन। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन इज़ अ क्रोमैटिन विच इज़ हाईली कंडेंस्ड एंड इट अपीयर्स डार्कर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये जो होता है वो स्टेरिकली इनएक्सेसिबल होता है, विच मीन्स कि उसकी साइट्स हमें अवेलेबल नहीं है कि उनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सके। एंड थस ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, कि वो इतना कंडेंस्ड और कॉइल्ड अप होता है कि वो अनकॉइलिंग होगी तो फिर उसकी साइट्स एक्सेसिबल होंगी और फिर ट्रांसक्रिप्शन हो सकेगी। और उसमें क्या होता है, देयर इज़ इंक्रीज डीएनए मिथाइलेशन एंड डिक्रीज हिस्टोन एसिटाइलेशन। अब इंक्रीज डीएनए मिथाइलेशन और डिक्रीज हिस्टोन एसिटाइलेशन से क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है यूक्रोमैटिन। Euchromatin means it is less condensed. The chromatin is less condensed and it appears lighter on electron microscope. तो इसी पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो लाइटर है ये सारा क्या है, ये यूक्रोमैटिन है। एंड जो यूक्रोमैटिन होता है that is the true chromatin and that is what that is expressed. It is transcriptionally active and it is sterically accessible. इसकी साइट्स easily available होती हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए साइट्स अवेलेबल होती हैं और ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। Next is DNA methylation. DNA methylation reversibly changes the expression of a DNA segment without changing its sequence. अब इसमें होता क्या है, एक एंजाइम होती है DNA मिथाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करती है, DNA के सेगमेंट की मिथाइलेशन करवाती है। जो भी DNA का एरिया जो मिथाइलेटेड हो जाता है, जिसकी मिथाइलेशन हो जाती है, वो क्या होता है, उसका जीन ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है कि जीन ऑफ है तो आगे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा उस जीन का। और इससे क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन बनता है इस डीएनए मिथाइलेशन से। और जो जब डिक्रीज मिथाइलेशन होती है, दिस मीन्स कि हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास डीएनए के सेगमेंट अवेलेबल है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सके, जीन ऑन हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी। अगर डीएनए की मिथाइलेशन जो है वो प्रोमोटर जीन की हो जाए तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोना मेक अ डीएनए म्यूट। सीपीजी जो होता है ना, वो प्रोमोटर आइलैंड होता है। CpG methylation makes DNA mute. एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिसरेगुलेटेड DNA methylation इज implicated in Fragile X syndrome. जो मिथाइलेशन है उसका एक एग्जांपल ये भी है कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन की मिथाइलेशन ज़्यादा हो जाए तो वो जीन ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ हो गया तो विच मीन्स देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क के ट्यूमर सेल्स डेवलप होने का। Next term is histone methylation. It is just similar to DNA methylation. It causes reversible transcriptional suppression, but can also cause activation depending on the location of methyl group. So histone methylation mostly makes DNA mute, and lysine and arginine residues of histone can be methylated. Histone acetylation. Histone acetylation is addition of acetyl group to histone tail. इससे क्या होगा, जीन टर्न ऑन हो जाएगी। जीन टर्न ऑन कैसे होगी, हमने पहले देखा था कि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दो अमाइनो एसिड्स की वजह से, लाइसिन और आर्जिनिन। अब जब हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में सही टाइट कॉइलिंग है। अब जब हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि डीएनए भी नेगेटिव हो रहा है और हिस्टोन में से भी पॉजिटिविटी रिमूव हो गई है। तो अब ये होगा कि डीएनए रिलैक्स हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए इज़ अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन।
तो एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। एंड द लास्ट वन इज़ हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन में क्या होगा कि एसिटाइल ग्रुप जो है वो हिस्टोन से रिमूव हो जाएगा, और जो हिस्टोन है उसका पॉजिटिव चार्ज जो हम कहते हैं रिमूव हो गया वो वापस आ जाएगा डीएनए के साथ, वो दोबारा टाइटली कॉइलिंग हो जाएगी। डीएनए की टाइट कॉइलिंग होगी, इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन साइट्स अवेलेबल नहीं है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज। जो हंटिंगटन्स डिजीज़ है ना, इसमें ये होता है कि हिस्टोन की डीएसिटाइलेशन ही हो रही होती है। सो ये निमोनिक भी है। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन डीएक्टिवेट्स डीएनए। अभी हमने मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पेज 32 ख़त्म कर लिया है फ्रॉम फर्स्ट एड। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो।